हेलो भाई, डे 2 ऑफ वर्ल्ड कप हो गया एंड भाई ऐसा लग रहा था कि पहला दिन जो वर्ल्ड कप का था ना वो बहुत अच्छा था, बहुत शॉकिंग था, बहुत सरप्राइजिंग था। बट भाई डे 2 उससे सरप्राइजिंग था। नेपाल ने क्या क्रिकेट खेली है भाई, क्या मैच था। मुझे लगता है कि पूरा देश इंग्लैंड को छोड़ के नेपाल को सपोर्ट कर रहा था। एंड आई विश यार भाई उन लोग जीत जाते यार, 4 रन से हारे। बट व्हाट अ गेम भाई। आपको पता है 2023 से लेके 2027 का आईसीसी का एक साइकिल निकला है जिसमें $3 बिलियन का बजट है, ठीक है। और हर साल आईसीसी कुछ पैसे रिलीज करती है सब बोर्ड को, जो फुल मेंबर नेशंस रहते हैं उनको भी, जो एसोसिएट नेशंस रहते हैं उनको भी। अभी जो 96 एसोसिएट नेशंस है उसमें $67 मिलियन डिस्ट्रीब्यूट हो गई अक्रॉस 96 नेशन, जिसमें से नेपाल के हाथ आता है $7 लाख, मतलब 10.11 CR नेपाल करेंसी। ये एक साल का बजट है भाई नेपाल का। और यही आप अगर कंपेयर करोगे इंग्लैंड से, तो इंग्लैंड का इससे 5 से 6 गुना है। मतलब इतना पैसा इंग्लैंड के बोर्ड के पास है। उसके बाद नेपाल के एक मैच को है ना 3,500 रुपए मिलता है। एक प्लेयर को मैच फीस सिर्फ 3,500 रुपए मिलती है, 3,500 से 5,500। वही इंग्लैंड के प्लेयर को 3.5 लाख 4.5 लाख रुपए मिलते हैं पर मैच फी की बात कर रहा हूँ मैं। ये मतलब इतना डिफरेंस है इंग्लैंड वर्सेस नेपाल में। इट हैज नथिंग टू डू विद जो क्रिकेट नेपाल ने खेला है। मैं जस्ट एक एनालॉजी आपको ड्रॉ करके दे रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फिर बजट हो गया, ये सब चीजें नेपाल के पास बहुत कम है, कुछ कंपैरिजन ही नहीं है। बट फिर भी यार क्या क्रिकेट खेली है नेपाल ने। एब्सोल्यूट मोटिवेशन था भाई, प्रॉपर। मतलब एक है ना ऐसा प्रॉपर जो टेस्ट नेशन रहता है ना, वैसा क्रिकेट खेली थी नेपाल ने आज इंग्लैंड के अगेंस्ट। और क्या फाइट दी है, ये प्योर हंगर है भाई। और ये आपको लगता रहेगा नेपाल ने फर्स्ट टाइम किया, फर्स्ट टाइम नहीं किया। गए वर्ल्ड कप में भी, 2024 के वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को भी टफ दिया था। 1 रन से हारी थी वो मैच, 1 रन से, सोचो। और आज 4 रन से। मतलब इट शोज कि नेपाल है ना कंसिस्टेंटली अच्छा खेल रही है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले वर्ल्ड कप में, ओलंपिक्स भी खेलेगी नेपाल अगले वर्ल्ड कप में, और भी बेटर करेगा। अभी मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि नेपाल उनके ग्रुप में किसी ना किसी टीम को एक ना एक अपसेट देने वाली है। उनके ग्रुप में वेस्ट इंडीज भी है, उनके ग्रुप में स्कॉटलैंड भी है। देखते हैं अभी क्या होता है। और भाई इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज का जो भी मैच है ना, वो भी मुझे लगता है टफ होने वाला है। वेस्ट इंडीज भी एकदम प्योर गुस्से में 2016 के मोड में आ गए उन लोग। अगर आप डैरेन सैमी का इंटरव्यू देखेंगे तो उसमें वो कह रहे हैं कि 2016 में सेम चीज हम लोग के साथ हो रही थी, हम लोग का आउटकास्ट किया था, कोई हम लोग पे भरोसा नहीं करता था कि हम लोग अच्छा क्रिकेट खेलेंगे। वो भी इंडिया में था। कट टू 10 साल बाद 2026, हमको अभी भी लगता है कि हम लोग वैसे ब्रांड का क्रिकेट खेल सकते हैं एंड वी आर हियर टू डू समथिंग स्पेशल, ऐसा डैरेन सैमी ने कहा था। और सेम चीज 2016 में भी उन्होंने कही थी, वी आर इन इट टू विन इट। और अभी भी उन्होंने सेम चीज की है, वी आर इन इट टू विन इट। अभी देखते हैं कैसा खेलते हैं। पहली मैच तो स्कॉटलैंड ने टफ दिया था उनको फॉर श्योर। उनकी डेथ बॉलिंग इतनी ब्रूटल नहीं है वेस्ट इंडीज की, दे हैव सम लूपहोल्स देयर, बट भाई उनकी पावर हिटिंग बहुत क्रेजी है। एंड अगर बाय चांस ऐसा हो गया कि बड़े मैच में उनको चेस करने मिल रहा है और सामने वाली टीम ने 200 मारी है, तो भाई ये टीम 200 मार सकती है। एंड 200 से मुझे याद आया भाई, वी हैव टू आल्सो सल्यूट आईसीसी। क्या विकेट्स क्यूरेट कर रहे हैं भाई। एक भी विकेट ऐसा पाटा विकेट नहीं था जिसमें 200 210 होएंगे। ये क्यों हो रहा है मालूम है? ये है ना एक चीज ब्रॉडकास्टर को भी और एज अ फैन हमें भी समझनी पड़ेगी कि अगली बार 300 पार, 300 अलर्ट, अरे ये सब मत करो भाई। ये सब कब होता है? जब बीसीसीआई विकेट्स बनाती है, जब अपना बोर्ड विकेट बनाता है, तब वो होम एडवांटेज लेते हैं। अभी हमको मालूम है हमारी बैटिंग डीप है, हमारे पास सब हिटर है, तो बीसीसीआई नेचुरली वैसे विकेट्स बनाती है, पाटा विकेट जिसमें 250 हो, 260 हो, 270 हो। बट आईसीसी के इवेंट्स में ऐसा नहीं रहता भाई। इसलिए आप देखोगे ना, जो ओडीआई मैचेस हुए हैं उसमें भी 400 400 ऐसे बने नहीं है, 400 450 ऐसा नहीं होता। ये जो होम कंडीशंस होते हैं, ये जो जहाँ पे भी क्रिकेट हो रहा है, समझो अभी इंडिया में हो रहा है, तो बीसीसीआई क्यूरेट करती है, हाँ भाई अपने बैटर अच्छे हैं तो फिर अपन पाटा विकेट बनाते हैं, बाउंड्री छोटे करते हैं। बट आईसीसी का ऐसा नहीं रहता है। मेक श्योर द कॉन्टेस्ट बिटवीन बैट एंड बॉल इज इवन एंड हेड्स ऑफ टू देम। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एक विकेट पाटा विकेट नहीं है। इनफैक्ट आज आप जो इंग्लैंड वर्सेस नेपाल का भी विकेट देखोगे, हालांकि ये कल का ही विकेट था, ब्रॉडकास्ट में मैंने सुना ये कल का ही विकेट है, तो बहुत स्लो हो गया था विकेट, तो इसलिए बैटिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। भाई नेपाल ने क्या बॉलिंग की है फिर भी यार। इंग्लैंड वर 59 फॉर 3 और एक डेब्यूटेंट था उनके पास, शेरमाला। और भाई ये शेरमाला जो है ना, ये यंग प्लेयर है, इसने इंडिया A B C खेला है, इंडिया अंडर 19 के अगेंस्ट खेला है, 23 उम्र के सिर्फ। और जो नेपाल प्रीमियर लीग हुई थी उसमें इनकी टीम है ना 4th पे थी। उसके बाद इनकी टीम ने तीनों मैचेस जीते क्वालिफायर के, तीनों मैचेस में फाइनल भी है, फाइनल भी जीत ले। और तीनों मैच में इनका परफॉर्मेंस अच्छा था। फाइनल में तो मैन ऑफ द मैच थे, 4 ओवर में 13 रन देके 3 विकेट लिए थे। और उसमें सेकंड क्वालिफायर में पाप डुप्लेसी का भी विकेट लिया था। मतलब हम लोग इतना क्रिकेट देखते नहीं है नेपाल का, तो हमको इतना पता नहीं, बट वहां का ये बहुत अच्छा प्लेयर है। और डेब्यू मैच में पहले बॉल पे इन्होंने फील्ड सॉल्व का विकेट लिया भाई, क्या डेब्यू था ये
बंदे के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्हें भी अच्छा लगा रहेगा क्योंकि ये मैच वानखेड़े में हो रही। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में सबसे सपोर्टिव क्राउड क्रिकेट के लिए कोई है या फिर सबसे माहौल बनाने वाला स्टेडियम कोई है तो वानखेड़े है भाई। और उन्होंने भी वानखेड़े में बट और लोकल क्राउड को भी मानना पड़ेगा, क्या सपोर्ट किया है नेपाल को। नेपाल के फैंस भी ऑल आउट आए थे, बहुत अच्छा सपोर्ट दिखा है उन लोग ने, बट लोकल फैंस ने भी बहुत सपोर्ट किया। स्टार्टिंग में तो हैरी ब्रुक को भी जम नहीं रहा था लमी चाने को खेलने के लिए, ना शेरमाला के अगेंस्ट जम रहा था ना लमी चाने के अगेंस्ट जम रहा था। भाई नेपाल के पास बहुत अच्छे स्पिनर है एंड कंसिडरिंग कि उन लोग इंडिया में ही खेलने वाले मैचेस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दे विल डू वेल भाई। लमी चान ने तो 17वीं ओवर में सिर्फ एक ही रन दिया था। इंग्लैंड का सिर्फ पहले 4 ओवर में 10 का रन रेट था भाई। उसके बाद जो इंग्लैंड स्ट्रगल कर रही थी 10 से 9.5, 9.5 से 9, 9 से 8, और बैकएंड में तो क्या बॉलिंग किया भाई नेपाल ने। 14 से लेके 17वें ओवर तक 20 बॉल में एक भी बाउंड्री नहीं आई थी इंग्लैंड की। और भाई वो 14 से लेके 17 ओवर में 2 ओवर दीपेंद्र ने डाले थे। ये भी यंग है, 26 साल के, एंड भाई दीपेंद्र ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है। आप और एक चीज देखोगे, नेपाल की जो भी प्लेइंग 11 थी, आप जो भी उनकी टीम है बहुत यंग है भाई, 22, 25, 26। इनका सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर 28 साल का रहेगा, 28, 29 साल का। इनका कैप्टन भी यंग है भाई, रोहित पुडेल इनके कैप्टन है और 23 साल के सिर्फ। एंड आज अगर रोहित पुडेल खेल जाते ना लास्ट तक भाई फिनिश कर सकते थे, क्योंकि मुझे वो एकदम काम और कंपोज लग रहे थे। वो तो उनका विकेट चले गया, बट हेड्स ऑफ टू नेपाल भाई, क्या क्रेजी क्रिकेट खेली है। और एक कैप्टनसी एरर हो गया मैं बोलूंगा, दीपेंद्र के एक ओवर बाकी थी, उन्होंने सिर्फ 3 ओवर डाले। हाँ, एक ओवर बाकी थी, अगर दीपेंद्र वो ओवर डाल लेते ना भाई, मुझे लगता है कि 5-6 रन का डिफरेंस तो आ जाता, क्योंकि जैसे वो डाल रहे थे ना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था इंग्लैंड को रीड करने के लिए। हैरी ब्रुक ने अच्छी इनिंग्स खेली, मतलब एकदम कैप्टनसी वाली काम एंड कंपोज खेली, क्योंकि इजीली बैट पे नहीं आ रहा था बॉल, फर्स्ट के आ रहा था। एंड अगर स्लोअर डिलीवरी डाल रहा था पेसर तो कनेक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था, मतलब बाउंड्री क्लियर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसमें हैरी ब्रुक्स ने अच्छी इनिंग खेली, सबसे अच्छी इनिंग भाई खेली है वो विल जैक्स ने। वो जो लास्ट के 2 ओवर है ना, उधर इंग्लैंड भारी पड़ गई नेपाल पे। 6 ओवर में 66 रन मारी इंग्लैंड ने बैकएंड में। और ये सेम चीज हुई भाई यूएसए के साथ। यूएसए ने भी पहले बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, बट जो लास्ट ओवर थे उन्होंने फुलर डिलीवरी डाले, मतलब यॉर्कर्स और डालने गए, और सेम नेपाल भी यॉर्कर्स फुलर डिलीवरीज डालने गए। उधर भाई कल की मैच में सूर्य कुमार ने मारा, आज की मैच में विल जैक्स ने मारा। लैंड डिलीवरी कंसिस्टेंटली डालती तो मुझे नहीं लगता कि इतना मार पड़ता लास्ट के जो 2 ओवर्स में भी नेपाल को। एंड नेपाल ने जितनी अच्छी बॉलिंग की ना उतनी ही बैटिंग अच्छी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था मैच के बाद, तो वो कैप्टन इतना कॉन्फिडेंट है, वो बोल रहे थे कि हाँ हमें लास्ट 6-7 ओवर में विकेट बचाने थे, अगर 10 के रन रेट से भी रन मारना होता ना, वी वर श्योर कि अगर हमारे विकेट्स बचे हम लोग मार दे। मतलब क्या कॉन्फिडेंस है यार, एंड एक्चुअली उन्होंने किया यार वैसा। लोकेश भाम भाई, रिमेंबर द नेम भाई। नेपाल वेस्ट इंडीज को T20 सीरीज हरा के आई है 2-1 से। वर्ल्ड कप के क्वालिफिकेशन उसमें यूएसए को हराई है, यूएई को हराई है, जापान को हराई है। तो क्रिकेट तो ये अच्छा खेल रहे हैं। एंड आप सोचो ना, जैसा मैंने पहले कहा कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतने मतलब वैसे कोचेस नहीं है, उतना क्रिकेट खेलते नहीं है, उसके बावजूद भी भाई ऐसा क्रिकेट खेलना, इट इज सिंपली अ मोटिवेशन भाई। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज की मैच देख के ऐसा लगा कि कोई भी चीज अगर आप कंसिस्टेंटली करते रहोगे ना अच्छे इंटेंशन से, तो एक ना एक दिन आपके साथ अच्छा होना ही है। आप कुछ ना कुछ अच्छा करोगे ही, ये भाई नेपाल ने प्रूफ करके दिखा दिया। आदिल रशीद भाई 3 ओवर में 42 रन मारे। आदिल रशीद इंग्लैंड का नहीं, मैं बोलूंगा कि भाई वर्ल्ड का नंबर 2 नंबर 3 बॉलर है। मतलब राशिद खान हो गए, फिर कुलदीप यादव हो गए, ये सब के बाद कोई है तो भाई वो आदिल रशीद है। इतने एक्सपीरियंस स्पिनर जो हर विकेट में डाल सकते हैं, और आज का विकेट तो ऐसा था जो सुटेबल था आदिल रशीद के लिए। इनफैक्ट कमेंटेटर बोल भी रहे थे कि भाई ये ऐसा विकेट है ना जो फेवर करेगा आदिल रशीद को, आदिल रशीद इंजॉय करेगा आज यहाँ पे बॉलिंग करना। नहीं, 3 ओवर में 42 रन मारे उनको भाई। बैकएंड में जब नेपाल का विकेट गया, जहाँ पे 2 रन की ओवर आई सैम करन की, फिर लाइम डाउसन की 4 रन की ओवर आई, तभी ऐसा लगा कि भाई इंग्लैंड वापस गेम में आई। बट वापस फिर जोफ्रा आर्चर को 22 रन पड़ते हैं, फिर सैम करन को 10 रन पड़ते हैं 17th ओवर में, ओ फिर वापस नेपाल आती है गेम में, फिर एक ओवर में 10 चाहिए रहता है, एंड ये मैच इंग्लैंड जीती है तो भाई वो सैम करन की बदौलत। क्या परफेक्टली एग्जीक्यूटेड यॉर्कर मारे थे भाई। लोकेश बाम जो इतना अच्छा खेल रहे थे, 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, उनको पिक करने नहीं हो रहा था सैम करन की यॉर्कर। बट इसके ही पहले जो लुक वुड ने डाला उनके यॉर्कर पे मारा, उसके पहले जो जोफ्रा आर्चर ने डाला उनके यॉर्कर पे मारा। सैम करन परफेक्टली एग्जीक्यूटेड यॉर्कर मार रहे थे भाई, ऑफ साइड पे भी मारा यॉर्कर और स्टंप पे भी मारा, नहीं तो भाई इंग्लैंड ये नहीं जीतती। अगर ये वो ओवर सैम करन की नहीं रहती ना तो मार देता भाई, लोकेश बाम मार देता। हर एक चीज भाई
नेपाल की बैटिंग, बॉलिंग, फिर उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे उनके कैप्टन्स ने एड्रेस किया कि हम मैच में हम लोग कहाँ पीछे रह गए, हर एक चीज उनके कैप्टन का कॉन्फिडेंस भाई वो भी मुझे पसंद आया। सोचा और वो कह रहे कि ये विकेट पे हम लोग कॉन्फिडेंट है कि हमारे हाथ में विकेट रहते हैं तो हम लोग 10 के रन रेट से मार सकते हैं, हम लोग मैच निकाल सकते हैं। मूविंग ऑन टू अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की मैच भाई, ये टूर्नामेंट अभी कैसा हो गया, अगर आप कैच छोड़ते हो तो आप मैच छोड़ते हो। पाकिस्तान की मैच में हुआ, इंडिया की मैच में हुआ, सूर्य कुमार की कैच छूटी इंडिया यूएसए की मैच में, और आज अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में हुआ, राशिद खान ने वो कैच छोड़ी बाय टीम साइफर की, नहीं तो टीम साइफर की हाफ सेंचुरी नहीं आती है। कुडोस टू टीम साइफर। तो भाई टीम साइफर बहुत मुश्किल हो रहा था, वहां पे भी खेलना इजी विकेट नहीं था, बॉल वापस वहां पे भी फंस के आ रहा था, ड्रिफ्ट हो रहा था, वहां पे भी टीम साइफर ने ऐसी बैटिंग की। मोस्ट इंपोर्टेंटली टीम साइफर से ज्यादा मुझे कोई पसंद आ रहा है न्यूजीलैंड के स्क्वाड में तो भाई वो ग्लेन फिलिप्स की बैटिंग है, जो ट्रांसफॉर्मेशन ग्लेन फिलिप्स का हुआ है। आप नोटिस करो, ग्लेन फिलिप्स वाज नॉट अ गुड बैटर अगेंस्ट स्पिन, उनके स्पिन के अगेंस्ट नंबर अच्छे नहीं थे, उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा नहीं था, एवरेज भी अच्छा नहीं था, जब तक वो इंडिया की ये सीरीज नहीं खेले। जब से वो इंडिया की सीरीज खेले भाई, उनकी बैटिंग अगेंस्ट स्पिन हैज बिकम समथिंग एल्स ऑल टुगेदर। इतना इजी रीड कर रहे हैं स्पिनर्स को, हाथ से रीड कर रहे हैं, मतलब ना इंडिया के बॉलर्स के सामने लगा कि ये स्ट्रगल कर रहे हैं। यस, वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे, बट बाकी सबको रीड कर पा रहे थे वो, कुलदीप को। और यहाँ पे भी बिल्कुल भी नहीं लगा, ना राशिद खान के अगेंस्ट लगा, ना मुजीबुर रहमान के अगेंस्ट लगा। मुजीब ने तो 2 विकेट लेते हैट्रिक पे थे जब ग्लेन फिलिप्स आए, तभी भी स्टार्टिंग में साइफर स्ट्रगल कर रहे थे मुजीब को, बट ग्लेन फिलिप्स नहीं। एक तो सेकंड ओवर में मुजीब आए, उसमें ग्लेन फिलिप्स ने एक ही ओवर में 2 बाउंड्री मारी, हाथ से रीड कर रहे थे, और जैसे मुजीब बॉलिंग कर रहे थे ना, बहुत डिफिकल्ट हो रहा था उन्हें खेलने के लिए, न्यूजीलैंड के सब बैटर को। ये तो तभी ग्लेन फिलिप्स नहीं होते ना, तो शायद साइफर का भी विकेट जाता और बहुत मुश्किल होता न्यूजीलैंड के लिए, बट वो सब ओवर ग्लेन फिलिप्स ने खेल के निकाले। एंड बिकॉज ग्लेन फिलिप्स इतना अच्छा खेल रहे हैं 2 डाउन, तो उसकी वजह से न्यूजीलैंड हैज दैट कुशन, और वो डैरल मिशेल को एज अ फिनिशर यूज कर रहे हैं। अगर ग्लेन फिलिप्स इतना अच्छा नहीं खेल पाते ना, तो नेचुरली डैरल मिशेल को ऊपर आना पड़ता मिडल ओवर में, बट बिकॉज ग्लेन फिलिप्स स्पिन को इतना अच्छा खेल रहे हैं, स्पेशली इन इंडियन कंडीशन, विच इज अलाउिंग न्यूजीलैंड टू पुश डैरल मिशेल डाउन, यूज हिम एज अ फिनिशर। नहीं तो भाई न्यूजीलैंड के बाद ऐसा कोई फिनिशर नहीं है। आज भी सेम चीज हुई, डैरल मिशेल लास्ट तक रुके एंड डैरल मिशेल मेड श्योर ही इज फिनिशिंग द गेम। एंड आप देखोगे चेस में यही होगा, जब जब न्यूजीलैंड चेस करने जाएगी ना, मोस्ट प्रोबेबली डैरल मिशेल को वही रोल दिया है, भले आप स्लो खेलो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन खेलो, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द मैच खेलो, बट यू हैव टू स्टे टिल द एंड। यही होगा देखो आगे के मैच में भी न्यूजीलैंड। एंड भाई गुलबदीन नबी ने भी हाफ सेंचुरी मारी, अच्छी बैटिंग की, और ये कब से खेल रहे हैं भाई गुलबदीन नबी, 2012 से बंदा खेल रहा है, और इसकी उम्र सिर्फ 34 है। इनके चेहरे से तो लगता नहीं। और जो अभी अंडर 19 में हुआ भाई अफगानिस्तान के साथ, इनके अंडर 19 के प्लेयर्स लग ही नहीं रहे थे 19 साल के, ऐसे लग रहे थे कि भाई उनके 19 साल के बेटे रहेंगे। और बाय द वे जो जिम्बाब्वे के रिपोर्टर्स थे, जो इनको मतलब जो एक टूरिस्ट रहते हैं या फिर मैनेजर्स रहते हैं जो अलाउ कर, जिनके साथ ये प्लेयर्स घूमते हैं, तो उन्होंने रिपोर्ट किया था कि भाई अंडर 19 के जो अफगानिस्तान के प्लेयर्स थे, वो अपने बच्चों के लिए कपड़े ले रहे थे, चीजें खरीद रहे थे। तो ऐसा रिपोर्ट है भाई, ये फेक है कि नहीं पता नहीं, बट हाँ भाई गुलबदीन नबी भी आपको 34 साल के लगते हैं क्या? मोहम्मद नबी भाई 41 का लगता है, बट वैसा खेलता नहीं है मोहम्मद नबी। अब बाय द वे मोहम्मद नबी एक अफगानिस्तान की एक लीग है, उसमें मोहम्मद नबी अपने बेटे के साथ खेले। सोचो, राशिद खान अब भी 27 साल का है। बाय द वे मुजीब रहमान आईपीएल में अनसोल्ड गए, क्यों मालूम नहीं यार। आप देखोगे आईपीएल में काफी लोगों को स्पिनर्स की जरूरत थी, काफी टीम्स को, एसआरएच को, आरसीबी को ले सकते थे यार। मुझे को 2 करोड़ या उससे भी कम था शायद, लेना चाहिए था, मुझे ऐसा लगा। अनसोल्ड तो नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि है अच्छे बॉलर है। एंड भाई क्या क्रीम बॉल डाला था उन्होंने रचिन रविंद्र को, बहुत ही पावर बोल्ड किया था, दोनों बोल्ड उड़ाए थे उन्होंने, फिन एलन का भी बोल्ड उड़ाया था और रविंद्र का भी बोल्ड उड़ाया था, और एकदम क्रीम बॉल गुगली डाली थी, अनरीडेबल थे। और मुझे ऐसा लग रहा है भाई रचिन रविंद्र को नहीं खिलाना चाहिए न्यूजीलैंड ने, क्योंकि इज नॉट दैट टी20 बैटर भाई। अभी है ना टी20 बहुत इवॉल्व हो गया है, जो हाई स्ट्राइक रेट से खेलता है। अगर आप 20 बॉल में 30 मार रहे हो ना, पर कोई दूसरा प्लेयर है जो 12 बॉल में 30 मार सकता है, भाई उसको प्रायोरिटी देना चाहिए। ये अभी 6-6 5-5 बॉल भी मैटर करते हैं, ऐसा हो गया अभी। बट एक चीज अच्छी है भाई, आईसीसी बिकॉज जैसे पाटा विकेट्स नहीं बना रही है 200, 220, 230 के, तो ये अगर कोई ऐसा एंकर रोल खेलने वाला प्लेयर कोई टीम में है तो बेटर है भाई, नहीं तो टीम्स कोलैप्स हो जाती है। आपने देखा इंडिया के साथ क्या हुआ, इंडिया ने एक्चुअली वो विकेट मिसरीड किया, ये अश्विन ने भी उनके वीडियो में कहा था। इंडिया बिंग इंडिया, उनका एक माइंडसेट है कि भाई एग्रेसिव खेलना है, तोड़ के खेलना है। वैसे 2-3 विकेट गए, उसके बाद भी आप देखोगे उन्होंने दुबे को भेजा, उन्होंने अक्सर को नहीं भेजा टू स्टडी दी इनिंग, उन्होंने दुबे को भेजा क्योंकि भाई जाके मार चलेगा, आउट हो गया तो, मतलब उन लोग वैसा खेल रहे थे। बट ये तो भाई अच्छा हुआ, सूर्य कुमार यादव एक एंड पे स्टेडी थे, उनको समझ में आ गया थोड़े बॉल्स खेलने के बाद कि ये 200, 180, 190 वाली विकेट नहीं है, अपन इधर 150 भी बनाते हैं तो अपन डिफेंड कर सकते हैं, एक टफ फाइट दे सकते हैं। एंड फिर वो 140 से
150 से 160, वो 10 का डिफरेंस इसीलिए ही हुआ क्योंकि यूएसए ने फुल बॉलिंग की, बहुत फुलर बॉल्स डाले बैक एंड में। अगर लेंथ डिलीवरी डालते तो शायद मुश्किल हो जाता सूर्य कुमार को भी। तो यही है भाई, रिलायबल बैटर जो एंकर इनिंग खेले वो ऐसे विकेट्स पे लगेगा जो स्लो विकेट्स है, जैसे अब तक वर्ल्ड कप में सब मैचेस दिख के आ रहे हैं स्लो विकेट्स पे हुए, तो वहां पे सचिन रविंद्र काम में आएंगे। बट भाई ग्लेन फिलिप्स स्टार बैटर मुझे ऐसा लग रहा है, और ग्लेन फिलिप्स आईपीएल भी खेलेगा। और अगर ऐसा ही खेलता है, अगर यही फॉर्म कंटिन्यू रहता है, यही टेक्निक के साथ खेलता है अगेंस्ट दी स्पिन, तो भाई इनका आईपीएल भी तगड़ा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जीटी ने स्टार्ट करवाना चाहिए। एसआरएच इनसे स्टार्ट नहीं करवाती थी क्योंकि वो भी था, तभी इनका फॉर्म भी इतना अच्छा नहीं था, और इंडियन कंडीशंस में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, इतना अच्छा नहीं खेलते थे इंडियन कंडीशंस में, और एसआरएच की बैटिंग जगह ही नहीं थी ओवरसीज बैटर को। बट शायद जीटी खिला सकती है। अभी तो इनके पास डेविड मिलर भी नहीं है, तो उनके जगह मुझे लगता है फिलिप्स अच्छे प्लेयर हो सकते हैं। फिलिप्स भाई लेफ्ट हैंड भी क्यों प्रैक्टिस करते हैं, लेफ्ट हैंड से बैटिंग प्रैक्टिस करते हैं और प्रॉपर खेलते हैं लेफ्ट हैंड से नेट्स में। शायद वो स्विच हिट के लिए प्रैक्टिस करते रहेंगे। और एक चीज अच्छी हुई कि न्यूजीलैंड ने टीम साइफर और फिल एलन से स्टार्ट की। भाई ऐसा ही क्रिकेट अभी चलता है और ऐसा ही क्रिकेट खेलना चाहिए, एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट। आज फिन एलन जरूर आउट हुए, बट भाई जिस दिन फिन एलन खेलेंगे ना, वन साइड खेलेंगे, मैं बता रहा हूँ। जिस दिन पाटा विकेट मिल गई ना, उस दिन ये प्लेयर चलेगा। भाई फिन एलन भी और टीम साइफर भी, दोनों भी केकेआर के पास है। अभी केकेआर किससे ओपन करवाने वाली है बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों भी ओवरसीज प्लेयर अगर उनके खेल रहे तो नरीन से ओपन कराएंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत टाइम से वो सुनील नारिन से ओपन करता है और वो अच्छा भी चलता है, तो वो अभी कौन ओपन करेगा वो डाउटफुल है भाई केकेआर के लिए। चलो आईपीएल की बात तब करेंगे जब आईपीएल नजदीक हो। श्रीलंका आयरलैंड भी बहुत अच्छी मैच हुई। इनफैक्ट श्रीलंका के और भी स्लो विकेट्स है कंपेयर टू इंडिया, एंड उनका भी विकेट 160 का था नहीं। हालांकि श्रीलंका के 163 हुए, वो इसलिए हुए क्योंकि आयरलैंड ने पहले तो बहुत मिसफील्ड की। जो कैचेस छोड़े वो बाउंड्री पे गए, जो कैचेस छोड़े उसमें दो रन भाग के निकले, वाइड्स और एक्स्ट्रास डाले, नो बॉट डाले। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आयरलैंड अच्छा फील्डिंग कर लेती ना, तो 163 तो नहीं, 150 148 ऐसा हो जाता, क्योंकि आयरलैंड बॉलिंग अच्छा कर रही थी। जैसा आयरलैंड ने स्टार्ट किया था बहुत अच्छा बॉलिंग कर रही थी। मैं ऐसा सुना, मुझे भी पता नहीं, श्रीलंका वर 50 बॉल्स विदाउट स्कोरिंग एनी बाउंड्री। सिर्फ पहले 2-3 ओवर में 8 का रन रेट था, फिर उसके बाद 7 के ऊपर गया ही नहीं था रन रेट। 6 साढ़े 6 ही चल रहा था। हम्प्रीज के एक ओवर में तो भाई 3 कैचेस छोड़े, और वो 3 में से एक कैच जो छोड़ी वो 6 पे गई, दूसरी कैच जो छोड़ी उस पे 2 आया, तीसरी कैच जो छोड़ी उस पे 3 रन आए। श्रीलंका 15 ओवर तक 95 और 4 थी, और श्रीलंका ने बाकी के 6 ओवर में 77 रन मारे, और इसमें से बहुत सारे तो एक्स्ट्रा है भाई। मैकार्टी की एक ओवर में 9 रन एक्स्ट्रा आए, 19 रन पड़े, और सेम ओवर में मैकार्टी हैट्रिक पे भी थे, 2 विकेट्स उन्होंने बैक टू बैक निकाले। यार वो क्या एक्साइटिंग ओवर था वो। और आयरलैंड ने बैटिंग भी ठीक ठाक की, बट भाई बाउंड्रीज बहुत बड़ी थी। एक अच्छा श्रीलंका के बाउंड्रीज बहुत बड़े, ये भी जो ग्राउंड था 77 मीटर की बाउंड्री, वानखेड़े की इतनी नहीं है, चेन्नई की भी इतनी नहीं है, तो वो एक चीज अच्छी है। इधर विकेट भी टफ है और बाउंड्रीज भी बड़ी है, तो वो 200 180 140 145 150 वाले विकेट है। और भाई ऐसी मैच देखने ना बहुत मजा आती है, मुझे तो पर्सनली बहुत मजा आती है 150 155 की मैचेस देखने के लिए। इट बिकम्स अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन बिटवीन बैट एंड बॉल। नहीं तो भाई जो न्यूजीलैंड के साथ विकेट्स थी ना, और जो ग्राउंड थे 250 240, फिर वो ड्यू आ रहा है, ग्राउंड छोटे है, मतलब बॉलर के लिए कुछ था ही नहीं उसमें। ऐसा नहीं होना चाहिए यार क्रिकेट। टेक्टर आज देखोगे आयरलैंड के जो टेक्टर है वो कंफर्टेबल नहीं थे, बट वो मिस हिट पे मिस हिट कर रहे थे, बट फिर भी उन्होंने खींचा 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 खुद को। बट एक ऐसा टाइम आया जहाँ पे 10 का रन रेट था, तब मारने गए और फिर आउट हो गए, बट उन्होंने 2 रन बहुत भागे भाई, क्योंकि वो ग्राउंड ही इतना बड़ा था, आपकी बाउंड्रीज इजीली क्लियर नहीं हो रही थी, स्क्वायर बाउंड्री बहुत बड़ी थी। हसरंगा इंजर्ड हुए, एक पैर पे बॉलिंग कर रहे थे, टेक्टर कनेक्ट नहीं हो रहे थे, बॉल शॉट्स लग नहीं रहे थे, फिर भी खड़े थे वहां पे, स्ट्रगल कर रहे थे। तो ये मैच देखने ना, ये कॉन्टेस्ट देखने भी बहुत मजा आता कि भाई एक बैटर के लग नहीं रहे रन, बट फिर भी उसे खड़ा रहना है कोई, क्योंकि उसको मालूम है कोई और आएगा तो उसके भी नहीं लगेगा, वो और स्ट्रगल करेगा, तो जो है मुझे ही करना है, मैं ही वो स्ट्रगल करके कैसे ना कैसे करता हूँ। चलो आज तो टेक्टर नहीं जीता पाए, बट ऐसा मैच देखना जहाँ पे बैट्समैन फंसा है, बैट्समैन के लग नहीं रहे, बट बैट्समैन को पता है मैं यहाँ से विकेट डाल भी नहीं सकता, क्योंकि मैं थोड़ा तो भी अच्छा खेल पा रहा हूँ, जो नया बैटर आएगा वो इससे खराब खेलेगा। तो ये देखने बहुत मजा आती है, एंड इट इज गुड भाई कि आईसीसी अपने को लो स्कोरिंग विकेट दे रहे हैं। आई होप कि यही रहे टूर्नामेंट में, वो 200 250 और वो 300 अलर्ट वो सब तो छोड़ दो यार, वो 300 की मैच देखने इतना मजा नहीं आता जितना लो स्कोरिंग देखने में मजा आती है, क्योंकि अपनी विकेट की वैल्यू रहती है लो स्कोरिंग में, फिर वो कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे सूर्य कुमार ने प्रॉपर कैलकुलेट किए थे इनिंग्स कल की, उनको अली जैसे इंजर्ड हुए, अली की 2 ओवर बाकी थी, अली जैसे इंजर्ड हुए तो उनको समझ में आया भाई अभी अली तो चले गए, किसी ना किसी 2 ओवर डालनी पड़ेगी, नेत्रवलकर को 1 ओवर डालनी ही पड़ेगी बैक एंड में, मैं नेत्रवलकर को टारगेट कर सकता हूँ। ये देखने बहुत मजा आता है, ये जो कैलकुलेशन रहता है ना, फिर इनिंग्स ड्राइव करना खुद की, ये सब देखने में बहुत मजा आती है। फिर कैप्टनसी एरर भी हो गया कल यूएसए का, शुभम
को शायद वो ओवर देने की ज़रूरत नहीं थी, उन लोग वो उनके पास एक स्पिनर की ओवर थी, वो वहाँ से निकाल सकते थे। बट ठीक है, वो अलग बात है। बट ये सब चीज़ें देखने के लिए बहुत मज़ा आती है भाई। आपको क्या लगता है? 200 की मैच आपको देखने में मज़ा आती है या 140, 150 लो स्कोरिंग मैच? कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये वीडियो के कौन से आप एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो? कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।